Hello students, hope you all are fit and fine at home. Today we are going to start a new chapter, Hereditary and Evolution. Hereditary और इवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर क्या होता है ये हेरेडिटरी? अब आपने देखा होगा, अगर एक ह्यूमन बीइंग होता है उसका चाइल्ड भी उसी की तरह नजर आता है, ह्यूमन बीइंग की बनता है वो भी, ठीक है। काऊ का भी काऊ रोज प्लांट से रोज ग्रोन अप होता है, ठीक है ना। रोज से पी तो नहीं बनेगा ना, रोज से रोज बनेगा और पी से पी बनेगा, राइट। तो ये क्या कहलाता है? हेरेडिटरी। इसको हम कहते हैं लाइक बीगेट्स लाइक, लाइक बीगेट्स लाइक, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो हेरेडिटरी वर्ड आ रहा है इसका क्या मतलब होता है? जब कोई बच्चा घर में हमारे बर्थ लेता है, हम कहते हैं इसका स्किन कलर इसकी मदर जैसा है, इसके बाल इसके फादर जैसे हैं, इसकी नोज उससे रिजेंबल कर रही है, ठीक है ना। यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स के, फादर के और कुछ मदर के और कुछ उसकी अपनी इंडिविजुअल, ठीक है ना। इसे कहते हैं हेरेडिटरी। जो पेरेंट से हमें विरासत में मिले, दैट इज अ हेरेडिटरी, ठीक है। और तो यहाँ पर समय के साथ बदलता जा रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है ना, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। अब हेरेडिटरी और इवोल्यूशन को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं। Genetics is the branch of science which deals with the study of hereditary and evolution. जेनेटिक्स का मतलब जेनेसिस होता है, ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब डिसेंट होता है, और ये ब्रांच ऑफ साइंस है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द हेरेडिटी एंड द इवोल्यूशन। नेक्स्ट वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? देखो, अब मैंने आपको बताया कि एक जब नया बच्चा जन्म लेता है हमारे घर में तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपने फादर के होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपनी मदर के होते हैं, कुछ उसके अपने इंडिविजुअल फीचर्स होते हैं, वो वेरिएशन है। वो क्या है? वेरिएशन है, ठीक है ना। जैसे आप भी हो, आप में कुछ चीजें, कुछ आदतें मम्मी वाली आती हैं, कुछ आदतें आपके पापा वाली आती हैं, लेकिन कुछ आपकी अपनी आदतें होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन। वेरिएशन वर्ड को कहाँ से लिया गया? वेरिएट से, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टू चेंज। इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। अब देखो, मैंने यहाँ वेरिएशन वर्ड यूज करा। अगर क्लोन बनाया जाता है, ये फीमेल और या मेल, एक का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, एक का न्यूक्लियस इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर जायगोट बना, जायगोट में फर्दर डिवीजन हुई, ये एम्ब्रियो बन गया और ये क्लोनल बेबी बन गया, यानी कि एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा जिसका हमने न्यूक्लियस दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीमेल से एक पार्ट आपका जा रहा है, गैमीट जा रहा है, मेल से एक गैमीट जा रहा है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? जायगोट बनाया, जायगोट फर्दर डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बेबी बना। अब यहाँ पर देखो, एक गैमीट फीमेल का आ रहा है, एक मेल का आ रहा है, यानी एक डीएनए किसका आ रहा है? एक डीएनए स्ट्रैंड फीमेल का, एक डीएनए स्ट्रैंड मेल का, दोनों का फ्यूज होकर के एक नया डीएनए बन रहा है जिससे कि बेबी बॉर्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए की न्यू कोडिंग हुई है उसकी वजह से जो चेंज आते हैं वो वेरिएशन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो वहां स्लाइड वेरिएशन होते हैं, ठीक। अब देखो, ये चिंपैंजी है, ठीक है। अब धीरे धीरे चेंजेस है। अगर ये आप ये देखो, पहले के समय में ये लोग जंगल में ही रहते थे, पेड़ों के बाग से जो उनको मिलता था वही खाते थे। फिर धीरे धीरे टाइम चलता चला गया, टाइम आया, फिर इन्होंने स्टोन एज आई, वहां पर इन्होंने स्टोन से फायर बनाना सीखा, कपड़े बनाना सीखा, कपड़े वीव करना सीखा। तो ये जो कपड़े बनाना सीखा, स्टोन से आग प्रोड्यूस करी, धीरे 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 करके क्या आता चला गया? चेंज आता चला गया और हम क्या बन गए? ह्यूमन बीइंग बन गए। और किसको सर्वाइवल के चांसेस मिले?
जिसने स्ट्रगल करा। जो स्ट्रगल ही नहीं करेगा वो क्या नहीं होगा, सरवाइव नहीं करेगा। जो स्ट्रगल नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। अगर हम इसका एग्जांपल अभी का करंट सिनेरियो लें, कोरोना चल रहा है, ठीक है, अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, अगर हमें वो इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट फाइट नहीं करेगी, तो हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं ना। तो वो जो सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या नहीं कर सक रही है, स्ट्रगल नहीं कर पा रही है, जिसके कारण हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वही सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये भी एक वेरिएशन है। हमें एक नई तरह से जीना आ रहा है, हम उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब देखिए, आप लोग मास्क यूज कर रहे हैं, आप लोग सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है, वेरिएशन है कि हमने करंट एनवायरनमेंट को के साथ अपने आप को बदला है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। कब सरवाइव करेंगे, जब हम अपने आप को उसके साथ क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। दैट इज अ वेरिएशन, ठीक है ना। तो कौन सरवाइव करेगा, जो स्ट्रगल करेगा। जो स्ट्रगल ही नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। So they enable the organism to adapt themselves in changing environment. Second point, it forms the basis of heredity. ये heredity का base बनाता है. They form raw material for evolution and development of the new organism. और ये raw material भी बनाता है evolution और development के लिए। कैसे बनाता है, ये देखिए, अगर ये बैक्टीरिया है, ये नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, कुछ बैक्टीरिया म्यूटेट कर गए। म्यूटेशन होता है सडन चेंज इन जीन्स। जीन्स में जब सडन चेंज होता है उसे म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया क्या कर गए, म्यूटेट कर गए, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर गए, बिलियन से मल्टीप्लाई कर गए, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग्स की प्रेजेंस में वो ही बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे जो ड्रग रेजिस्टेंट है। जो ड्रग रेजिस्टेंट नहीं है वो सरवाइव नहीं करेंगे, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड थ्राइव। जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे वो मल्टीप्लाई कर गए, सरवाइव कर गए, क्योंकि उन्हें स्ट्रगल करा। ऐसे ही हम बैक्टीरियम का एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज आया। पहले का जो टेम्परेचर था वो बहुत डाउन था। आज से अगर हम 70-80 साल पहले जाएं तो टेम्परेचर बहुत अच्छा था, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन था, कोई पॉल्यूशन नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, कोई फर्टिलाइजर नहीं था, लोग केमिकल्स नहीं खाते थे, है ना। और वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते थे, उनकी बॉडी बड़ी फिट रहती थी। वो मतलब उनकी बॉडी की फिटनेस और हमारी बॉडी की फिटनेस में बहुत अंतर है। जितना वो वर्क कर सकते हैं इस एज में आकर के, हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रेजिस्ट नहीं है उस चीज के लिए। जो स्ट्रगल कर रहा है वही सरवाइव कर रहा है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर चेंज आ गए। अगर ह्यूमन बीइंग में वेरिएशन नहीं आता, क्या हम एग्जिस्ट कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि वेरिएशन आ रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को अडॉप्ट कर रही है। दैट इज अ वेरिएशन। इसी में जो बैक्टीरिया हीट को उस टेम्परेचर पे सरवाइव कर पाए, स्ट्रगल कर पाए, वही सरवाइव कर पाए, ठीक है। अब देख बेटा, जिराफ ने, ये लेमार्क ने थ्योरी दी थी। लेमार्क ने कहा था अगर हम अपने ऑर्गन्स को यूज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। पहले पेड़ों की हाइट छोटी हुआ करती थी, तो जिराफ की गर्दन भी क्या थी, छोटी थी। पेड़ों की हाइट बढ़ती गई, वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते चले गए, जो यहाँ पर यूज करते चले गए उनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई, बाकी की गर्दन क्या रह गई, छोटी रह गई। ये क्या था, वेरिएशन था। ये क्या था, वेरिएशन था। और ये वेरिएशन किसके कारण आता है, जर्म सेल्स में चेंजेस आने के कारण आता है। क्योंकि जब स्पीशीज बनती हैं तो वहां पर डीएनए स्ट्रैंड हमारा रिकम्बाइन करता है, क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होता है, जिसके कारण वेरिएशंस आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो यहाँ पर एक बैक्टीरियम है, वन बैक्टीरियम को डिवाइड होकर के 2 बैक्टीरियम बने, 2 बैक्टीरियम से 4 बैक्टीरियम बने। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड चेंज है,
बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। और ये स्लाइड चेंज भी क्यों हुआ है? क्योंकि डीएनए की इनएक्यूरेसी के कारण है कि जो इनएक्यूरेटली कंबाइन कर रहे होंगे। तो ये जो वेरिएशंस आते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्लोनिंग में कम होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होते हैं। Accumulation of variation. If one bacterium divides and resultant two bacteria divide again, the four individual bacteria generated would be similar with minor difference due to small inaccuracies in DNA copying. Depending on nature, different individual would have different advantage. Like bacteria can withstand heat, will survive better. Selection of variant by environmental factor form the basis of the evolutionary process. अब इसमें से जो वेरिएशन होते हैं कुछ तो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। यूजफुल वाले हमारे लिए बेटर होते हैं, हम सरवाइव कर जाते हैं। हार्मफुल में हम सरवाइव नहीं करेंगे, न्यूट्रल में आपका बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन है। अब हेरिडिटी आता है। हेरिडिटी होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंट्स के कुछ फीचर्स हमारे अंदर आ जाते हैं और कुछ हमारे इंडिविजुअल अपने होते हैं। तो जो ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी। इट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड हेरिडिटस, इसका मतलब इनहेरिटेंस होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। Heredity and variation in asexual reproduction. Except copies बनेंगी asexual reproduction में, similarities रहेंगी to a given line of descent. They exhibit little variation due to some environmental factors on mutation. Heredity and variation in sexual reproduction. यहाँ पर जो variations आते हैं वो किस वजह से आते हैं? देखो, जो एक मदर है, राइट, एक फादर, मदर से फीमेल गैमीट, फादर से मेल गैमीट। ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड है जो बेसिक हेरिडिटरी यूनिट मानी जाती है। डीएनए जो होता है वो हमारा हेलिकल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, मदर का डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, फादर का डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, दोनों ने कंबाइन करके एक नया डीएनए बन गया। जब ये न्यू डीएनए बनेगा बेटा तो नई कोडिंग होगी, नई कोडिंग होगी, थोड़ा वेरिएशन आता आएगा। हो सकता है कोडिंग के वक्त कुछ म्यूटेशंस हो, कुछ चेंजेस हो, जिसके कारण वेरिएशन आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त जो वेरिएशन होता है वो किस वजह से होता है? या तो जो सेपरेशन हो रहा है गैमीट फॉर्मेशन के वक्त उसमें, या फिर क्रॉसिंग ओवर के वक्त, मेयोसिस के वक्त आपके जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, या फिर क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन के वक्त जब आ रहे हैं नजदीक, या फिर जेनेटिक मटेरियल में ऑल्ट्रेशन हो जाए। इन दोनों केसेस में आपके, इन सभी केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, in sexual reproduction, two parents are involved and there is a fusion of gametes. The offspring show variation from their parents due to crossing over and exchange of genes. They are not carbon copies due to the recombination of parental genes. So variation which occurs are heritable. अब देखो, ये अटैच्ड ईयरलोब है, ये फ्री ईयरलोब है। अटैच्ड ईयरलोब का मतलब होता है जो हमारा कान का ये वाला हिस्सा है ये हमारा फ्री है, किसी किसी का ऐसे जुड़ा हुआ होता है। तो जिसके फादर का, मदर का या किसी का भी जुड़ा हुआ होता है वो आगे की जनरेशन में पास ऑन हो जाता है, किसी का नहीं होता। ये हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो हमें पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स में है और हमारे में आ रहे हैं, दैट इज अ इनहेरिटेड ट्रेट्स कहलाते हैं, फीचर्स कहलाते हैं, कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिल रहे हैं दैट आर इनहेरिटेड। दूसरे होते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं बेटा जो हमारे को नहीं मिलते, तो हमारी लाइफ टाइम है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, सपोज मेरी ये फिंगर कट हो जाती है, तो क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी? नो,
इट विल नॉट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये एक्वायर्ड है। मेरे मुंह पे कोई स्कार आ गया, ये जो एक्सटर्नल हमारे को चोटें लगती हैं, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं होती हैं, इनको एक्वायर्ड कहते हैं। और जो फीचर्स हमारे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं उनको इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। Inherited traits. It is a transmission of particular characteristic from parents to their offspring, generation to generation, which bears all basic features with great deal of variation. It is therefore a particular genetically determined characteristic that distinguishes a person. फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये इनहेरिटेंस की शुरुआत हुई? ये सबसे पहले जॉर्ज मैंडल ने शुरू करी थी। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे पी प्लांट के ऊपर, वहां से उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस दिया था और इसी को इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। Gregor John Mendel, he works with the garden pea and infants together with his interpretation constitute the foundation of modern genetics. He conducted hybridization. Hybridization कहते हैं बेटा, जैसे आपने देखा होगा एक रोज प्लांट लिया, एक रेड रोज की स्टैम ले ली, एक व्हाइट रोज की स्टैम ले ली, दोनों को हमने इकट्ठे क्या करवा दिया, हाइब्रिड करवा दिया, ब्रीडिंग करवा दी। एक इंफीरियर ले लिया, एक सुपीरियर ले लिया, इंफीरियर और सुपीरियर को क्या करवा दिया, ब्रीड करवा दिया, तो उससे जो जनरेशन हमें ऑब्टेन होगी वो एक बेटर ब्रीड होगी। इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं एंड इट गिव्स द मैकेनिज्म फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर बेटा जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म दिया सर मैंडल ने, उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़नी होंगी, ठीक है? वो टर्म्स हमारी यूज होंगी, हम आगे उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। पहला वर्ड आता है बेटा एलील। एलील कहते हैं बेटा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये मैंने 2 कलर के डीएनए दिखाया, ये सेम कलर का है और इसको जैसे हमने सेम लेटर से रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए ब्लू आइज के लिए कैपिटल ए, ये एलील का पेयर हो गया, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये अगर सेम होते हैं, जैसे कैपिटल ए हो गया, ये होमोजाइगस होगा। यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, ये हेट्रोजाइगस होगा। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। अब देखो, अगर हमारी फैमिली में होता है कोई ना कोई डोमिनेटिंग होता है, वो चाहता है जैसे मैंने कहा वैसे ही होगा। अगर तुम कुछ भी बोलते रहो, अगर उसको ये करना है कि मेरे को आज छत पर जाना है तो वो जाएगा, उसके मन में अगर आ गया। उसने कहा तुम्हें यहाँ बैठे रहना है, तो अगर तुम हिल जाओगे तो कहेगा नहीं तुम कैसे हिल गए, मैंने तो कहा। मतलब जो वो चाह रहा है वही वो करवाए, वो डोमिनेटिंग हो गया, ठीक है ना? रेसेसिव जो दब जाए, ठीक है ना, जो दब जाए, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, वो रेसेसिव हो गए। देखो हमारी क्लास में भी होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें कुछ डोमिनेटिंग होते हैं, कुछ रेसेसिव होते हैं, कुछ अपनी बात फटाक से बोल देते हैं, जल्दी जल्दी बोल देते हैं। वो ये नहीं बॉदर करते कि वो टीचर के सामने बोल रहे हैं, उनको अगर पूछना है तो पूछना है, वो डोमिनेटिंग हो गए, ठीक है ना? रेसेसिव वो उन्हें आता भी होगा, वो तब भी नहीं बोलते, वो रेसेसिव हो गए, क्योंकि वो अपने आप को क्या नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर। कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेटिंग को और स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेसेसिव को। अब बेटा जो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है वो इंटरनल अपीयरेंस से अलग होती है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम फिनोटाइप बोलते हैं और इंटरनल जो जीन्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं उसको जीनोटाइप बोलते हैं। अब इनके डिफाइंस पढ़ेंगे वन बाय वन। Genes, a unit of inheritance which is carried from a parent by a gamete in a chromosome and controls the genetic information of characters in the young ones. Allele, a pair of genes that control 2 alternative expression of the same character and have the same site in the homologous chromosome. जैसे मैंने अभी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाया था तुम्हारे को कि हम कैपिटल ए ले रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए ले रहे हैं, स्मॉल ए ले रहे हैं, तो सेम कैरेक्टर के लिए जो हम पेयर ऑफ जीन लेते हैं दैट इज अ एलील।
डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कंट्रास्टिंग जीन्स, recessive genes, the genes which fails to express itself in the presence of its contrasted dominant gene. तो dominant genes के सामने अपने आप को क्या ना कर सके, express ना कर सके, that is recessive genes. Homozygous, an organism in which both the genes of a character are identical, उसको homozygous बोलते हैं. Heterozygous organism or hybrid organism, an organism in which two genes of a character are unlike, that are the heterozygous. जैसे मैंने अभी बताया था, अगर हम कैपिटल ए लेते हैं वो होमोजाइगस है, स्मॉल ए लेते हैं वो होमोजाइगस है, लेकिन अगर एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए तो वो हेटरोजाइगस होगा. F1 जनरेशन, अगर आपके पेरेंट्स ब्रीड कर रहे हैं, उसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिला, फर्स्ट जनरेशन हो गई. जो फर्स्ट जनरेशन को ब्रीड करवा के नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको F2 जनरेशन कहते हैं. तो F1 जनरेशन, इट इज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन ऑफ्टन प्रोड्यूस्ड इन अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स. F2 generation, it is the second filial generation of young ones produced in the genetic cross between two parents of F1 generation. अब मैंने अभी आपको बताया था फिनोटाइप और जीनोटाइप. फिनोटाइप ये देखो, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ये फिनोटाइप है, ठीक है. ये इनके जीन्स में चेंज है, जीन्स का बता रहे हैं कि कैसे क्रोमोसोम लाई कर रहे हैं अंदर, दैट इज अ जीनोटाइप. तो फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है? Genotype, it refers to the sum total of genes inherited from both the parents, irrespective of whether they are expressed or not. Phenotype, it refers to the expressed observable structural and functional traits produced by interaction of genes. तो external observations आ रही हमारी. नेक्स्ट फैक्टर्स, जो मेंडल ने हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, जिनको अब जीन्स कहा जाता है, मेंडल ने उन वर्ड्स को फैक्टर्स कहा था. कंट्रोल ऑफ ट्रेट्स क्या होता है, देखिए आप. A section of DNA that provide information for one protein in one cell is called the gene. यानी a segment of DNA is called the gene. If the proteins work efficiently, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो मैंने बताया रेसेसिव होगा. जैसे अगर ग्रोथ का हार्मोन हमारा मिल रहा है प्लांट्स में ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है. अगर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गेबर्लिन प्रॉपर क्वांटिटी में है तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर होगी. लेकिन अगर उनमें से ग्रोथ ऑक्सिन नहीं मिल रहा तो उसकी हाइट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, उसकी हाइट क्या रह जाएगी? छोटी रह जाएगी. तो जब आपको हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रॉपर क्वांटिटी में मिलते हैं तो उनका जो फंक्शन होता है वो भी क्या होगा? प्रॉपर होगा, ठीक है. अगर सपोज हमारे में ह्यूमन बीइंग में थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट ना हो तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है. तो वो क्यों हुई? क्योंकि हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं, ठीक है, इसलिए हुई. तो ये जो होता है ये कंट्रोल ऑफ ट्रेट होता है, और ये कौन कंट्रोल करता है? डीएनए होता है बेसिक यूनिट, जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो ही प्रॉपर वर्क कर पा रहा है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है. यहाँ पर हेल्दी फादर है, कैरियर मदर है, मदर को कोई डिजीज हुई भी है, ठीक है. अब क्या क्या चांसेस है? एक हेल्दी सन भी हो सकता है, हेल्दी डॉटर भी हो सकता है, सिक सन भी हो सकता है, डॉटर कैरियर भी हो सकती है, ठीक है. सेकंड चांस, सिक फादर है, हेल्दी मदर है, तो हेल्दी सन, डॉटर कैरियर हो सकता है, ठीक है. सिक फादर है, मदर कैरियर है, मदर भी कोई डिजीज कैरी कर रहा है, फादर अनहेल्दी है, ठीक है. हेल्दी सन भी हो सकता है, सिक डॉटर भी हो सकती है, सिक सन भी हो सकता है, डॉटर कैरियर भी हो सकता है. तो ये क्या हुआ आपका? ये हो गया आपका अपीयरेंस, ठीक है. कि ये जीनोटाइप आपका कैसे अपीयरेंस आता है, इसको मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, कि कौन सी जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रही है. If both parents help to determine the trait, both parents must be contributing a copy of the same gene.
अब यहाँ पर क्योंकि जो मेंडल थे उन्होंने पी को लिया था, तो 2 sets of genes, one inherited from each parent, तो each germ cell must have only one gene set. ये सिंगल थ्रेड नहीं माना जाता, इसको इंडिपेंडेंट स्पीशीज माना जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और हर एक सेल के पास 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जब जर्म सेल्स कंबाइन करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, रिगेन हो जाते हैं, जो एंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए को, कि आपका जो डीएनए स्पीशीज है वो स्टेबल है। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनका हम 23 पेयर कहते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मदर से 22 प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम, फादर का भी 22 प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम, इट विल रिमेक 46 क्रोमोसोम। तो ये मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस होता है। Therefore, such mechanism of inheritance explain the result of Mendel experiment and its use by all sexually and asexual reproduction experiment. दोनों केस में मैंने आपको बताया, P के केस में भी यही होगा, mechanism of inheritance, और sexual reproduction में भी। डीएनए बार बार वर्ड आता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। हर एक न्यूक्लियोटाइड में ये शुगर्स होती हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड का पार्ट बनाते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं ये? 3 के रेशो में, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, इनका ये फिगर आउट करते हैं, जिससे वेरिएशंस आते हैं। यही माँ बाबा जो वर्ड यूज करी थी, कोडिंग होती है। ये कोडिंग यही होती है कि आपके जो ये बनाता है आपका एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, जो ये रिकम्बाइन करके न्यू ग्रुप्स बनाते हैं, उसके कारण चेंजेस आते हैं। Chromosome, they are long thread-like structure present in the nucleus of a cell which contain hereditary information of the cell. A basic unit हमारी क्या है? DNA. It is a chemical in the chromosome which carry the hereditary character of trait in the coded form from one generation to the next generation. So what we have read in this video? Key terms used in inheritance, वेरिएशन, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। और ये बेटा सारी की टर्म्स हम आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो लॉ पढ़ेंगे, जो मेंडल्स ने दिए हैं, वहां पर ये डायरेक्ट यूज किए जाएंगे। इट इज डोमिनेटिंग, इट इज रेसेसिव, इट इज हाइब्रिड, इट इज अ लीड। होप you understood this video. Try to understand the content. Thank you.